नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारी यूपीएससी हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की ये क्लास नंबर 4 है और आज जो टॉपिक है दोस्तों वो हम शुरू कर रहे हैं गुलाम वंश। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक से मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह तक आज कराएंगे। बहुत शानदार और इतना डीपली कराएंगे दोस्तों कि एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए, अगर आपको हमारे कोर्स की पीडीएफ चाहिए तो केवल 1500 रुपये में पीडीएफ है। ठीक है, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री क्लास नंबर 4, टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश भाग फर्स्ट। मेरा नाम देव कुमार, पीएचडी हिस्ट्री, एक बार JR 4 बार नेट पास। अगर आप हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई अभ्यर्थी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, कोर्स प्राइस हमारा इस प्रकार है। नेट हिस्ट्री 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है। नेट हिस्ट्री 1 ईयर का 4000 रुपये का है। नेट हिस्ट्री 2 ईयर का 5000 रुपये का है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स प्राइस है वो 3000 रुपये का है। ठीक है, टीजीटी पीएचडी 500 रुपये का कोर्स है। ठीक है, 6 मंथ का। और नेट हिस्ट्री 3 मंथ का प्रैक्टिस सेट मुक्त जो है दोस्तों 1000 रुपये का है। संपर्क कर सकते हैं हम। हमारा नंबर है 8218345167। ये हमारा नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, दो क्लास शुरू करने से पहले हमारे दो कुछ प्रैक्टिस सेट हैं। भारत इतिहास का प्रैक्टिस सेट और प्राचीन भारत का प्रैक्टिस सेट, ये दोनों प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुके हैं और जल्द ही मध्यकालीन और आधुनिक काल का हम प्रैक्टिस सेट निकालने वाले हैं। अगर इनको दोनों को चाहिए दोस्तों तो आपको 400 रुपये में दोनों आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो, दिल्ली सल्तनत मध्यकाल का यहाँ से आरंभ माना जाता है। ठीक है, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 712 से इस्लाम के उदय से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। परंतु दोस्तों, हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत, तो उसमें कहाँ से शुरू करते हैं? 1206 से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो इस चीज़ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जहाँ से प्लेटफॉर्म मध्यकाल के लिए बनाया गया, वो इस्लाम धर्म के उदय गजनबी और गौरी से ही प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और देखो, सल्तनत काल जो था वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी था। ठीक है, 1226 से लेकर 1526 ईस्वी। हमारा भारत का नक्शा आप देख पा रहे हैं। ये वाला जो नक्शा है ये आधुनिक नक्शा है इस प्रकार का। ठीक है, ये आधुनिक नक्शा है। देखो यहाँ पर बनास की घाटी है। ठीक है, बनास घाटी, चंबल घाटी, मथुरा, जाटलैंड, कैथल, दिल्ली, यमुना, गंगा नदी, सारनाथ, सोन नदी। ठीक है, बोध गया, ताम्रलिप्ति। दोस्तों, जो दास वंश था, ठीक है, जो गुलाम वंश था, उसका जो साम्राज्य विस्तार था वो आपके सामने हाजिर है। यहाँ तक, ठीक है, लाहौर से लेकर ताम्रलिप्ति तक और हिमालय से लेकर आपको मिलेगा दोस्तों उज्जैन तक। ठीक है, ये जो है क्या था? ये गुलाम वंश का साम्राज्य था।
गुलाम वंश यानी कि दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में जो सल्तनत काल था उसमें जो सबसे पहला जो राजवंश था मामलूक दास या गुलाम वंश, ठीक है, ये 1206 से लेकर 1290 तक चलता है। इसके बाद में आता है खिलजी वंश, यह 1290 से लेकर 1320 तक चलता है। तीसरा है तुगलक राजवंश और यह 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में सैयद राजवंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी। अब आता है लोदी अफगान राजवंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी। आखिरी कौन था? इब्राहिम लोदी था, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने मार डाला था। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत 1194 चंदाबर के युद्ध के पश्चात, यानी कि कन्नौज चंदाबर का जो युद्ध हुआ वह जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। चंदावर युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासकों का साम्राज्य फैल गया, क्योंकि उनका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं बचा था भारत में। ठीक है, गुलाम वंश, कुतुबी वंश आराम सा है, शमसी वंश, इल्तुतमिश। ठीक है, कितनी बढ़िया दोस्तों आपके सामने स्लाइड है, इसको हम आगे भी बोलेंगे। जैसे कि दोस्तों गुलाम वंश, ठीक है, कुतुबी वंश आया, इसमें शमसी वंश आया, फिर खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक। ठीक है, इसको तो स्किप करते हैं, और जो भी PDF होगी उसमें ये चित्र जरूर मिलेगा। दिल्ली सल्तनत की सभी जो प्रमुख विभाग हैं उन जैसे कि दीवान खैरात, दीवान कोही, MBT, ये किसने दोस्तों? फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक। ये दीवान कोही MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान रियासत दीवान अर्ज बलबन। ठीक है, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन सब को आपको दोस्तों हम बिल्कुल सामान्य अध्ययन तरह आपको रटा देंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, बलबान और नसरुद्दीन महमूद, ये प्रमुख थे। तो आइए दिल्ली सल्तनत का जो स्वरूप था उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे दोस्तों हम 1206 तक पहुँचेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो स्वरूप था वो कैसा था, क्योंकि देखो अब हमको भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करनी है, तो पहले जानते हैं उसका स्वरूप कैसा था, कौन कौन दिल्ली सल्तनत में सल्तनत को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, तो आइए PN चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की जो प्रकृति थी वो धर्मतांत्रिक या थियोक्रेसी थी। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ज्यों का त्यों। PN चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्मतांत्रिक कैसी थी दोस्तों? थियोक्रेसी थी। थियोस यानी कि धर्मतंत्र का आशय राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा पुरोहित वर्ग के माध्यम से शासित होता है, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो है अल्लाह में विश्वास करते हैं। अल्लाह का पैगंबर कौन है? खलीफा है। खलीफा के पैगंबर कौन है? प्रतिनिधि कौन है? सुल्तान है। और सुल्तान की जनता जो है वो क्या है? उससे वो प्रजा है। ठीक है, हरिश्चंद्र वर्मा महोदय के अनुसार दिल्ली सल्तनत शरीयत
एवं इस्लाम से प्रभावित राज्य नहीं था, जबकि राजनीति से प्रभावित धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था। कौन कहता है? हरीशचंद्र वर्मा जी कहते हैं, SC वर्मा जी कहते हैं। सतीश चंद्र महोदय का मानना है कि तुर्क राज्य सैन्यवादी, अभिजातवादी एवं औपचारिक अर्थ में इस्लामिक ही था। ये भी कई बार जब आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतिहासकार के निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक पुलिस राज्य था। कैसा था? पुलिस राज्य था, जिसकी शक्ति एवं दुर्बलता का आधार सुल्तान का व्यक्तित्व था, ठीक है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव सल्तनत को सैनिक राज्य मानते। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार जम आ चुका है, क्योंकि ये राज्य जनता की स्वीकृति पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई चुनाव नहीं था, जिसकी तलवार में दम था वो राजा बनता था, ठीक है। यानी कि भाई भाई भी आपस में लड़ते थे, और जिस भाई की तलवार में दम होगा वो दोस्तों राजा बनेगा, अपने सभी भाइयों को मारकर या बंदी बनाकर। सुल्तान को शरीयत के पूरक के रूप में अपने नियम कायदे जवाबित, ये भी आ चुका एग्जाम, ठीक है। देखो, शरीयत के पूरक के रूप में अपने नियम कायदे जवाबित बनाने पड़ते थे। जवाबित कभी कभी शरीयत के विपरीत भी हो जाते थे। जो शरीयत कानून है दोस्तों, वो शासन के विपरीत भी हो जाते थे। यानी कि जो जवाबित है वो कभी कभी शरीयत के विरुद्ध भी हो जाते थे। इसी कारण इतिहासकार बर्नी ने भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामिक ने मानकर दुनियावी सोचों जहांदारी पर आधारित राज्य माना था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भी मत था कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। किसने कहा था ये? जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का प्रथम शासक था ये, संस्थापक था ये। वस्तुत दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य ही था, यद्यपि यह सुल्तान के ऊपर निर्भर था कि वह धर्मनिरपेक्ष से कितना प्रभावित था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत में शरीयत की दशा, ठीक है। देखो, हमने यहाँ पर पढ़ा दिल्ली सल्तनत का स्वरूप कैसा था। कैसा दोस्तों? स्वरूप किस प्रकार का था, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने सैनिक बताया है, कुछ इतिहासकार ने धार्मिक बताया है, कुछ अधर्म बताया है, कुछ राजकीय बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में शरीयत, यानी कि जो हिंदू प्रजा, जो मुस्लिम प्रजा है, जो जिस नियम कायदे को मानते हैं वो शरीयत के अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने शरीयत के अनुसार कार्य किए, जैसे फिरोज तुगलक, ठीक है। इसने रुकनुद्दीन नामक मेहदी को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उसकी कुछ बातें इस्लाम से मेल नहीं खाती थी। यानी कि फिरोज तुगलक ने मेहदी नामक एक दोस्तों रुकनुद्दीन नामक मेहदी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी जो बातें थी इस्लाम से मेल नहीं खाती थी। फिरोज तुगलक ने शासन के उलेमाओं के परामर्श के आधार पर ही किया था। जो फिरोज तुगलक था उसने जो शासन किया था वो उलेमाओं के अकॉर्डिंग किया था। तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी भी है, ठीक है, जिसने बयाना, आगरा के पास में पड़ता है बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से साफ साफ कह दिया कि मैं यह नहीं जानता कि शरीयत क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल। जो भी मैं राज्य के हित
के लिए बेहतर समझूंगा वह नियम बनाऊंगा। ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह राजनीति से धर्म के अलग होने की पहली घटना थी। अलाउद्दीन खिलजी ने न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया और न ही इस्लामिक सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही शासन में उलेमा वर्ग से कोई सलाह मशवरा किया। सर्वप्रथम उसी ने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्म को राज्य से अलग करके क्या किया? शासन किया, राजनीति का सूत्रपात किया। अब दोस्तों अब बात करते हैं, देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, हम हर एक स्लाइड पर अलग अलग जो है आपको आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जजिया जो कर था, ठीक है, जजिया कर, उसके बारे में देखते हैं कि जजिया कर क्या था। ठीक है, किसने शुरू किया? इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमान को ही रहने की आज्ञा थी। जो भी इस्लामिक राज्य था वो उसमें क्या था कि भाई उसमें केवल इस्लाम को मानने वाले लोग ही रह सकते थे, अन्य कोई के लिए जगह नहीं थी। यदि इस धर्म से इतर कोई रहेगा तो उसे जिम्मी यानी कि जो इस्लामिक राज्य में गैर इस्लामिक था उसको क्या बोला गया? जिम्मी बोला गया, जिम्मी। और उसे जजिया कर देना पड़ेगा, यानी कि अपने सामान की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, रहने के लिए एक टैक्स देना पड़ेगा। इसको क्या बोला गया है? जजिया कर। जिम्मी इसके बाद इस्लामिक राज्य में रह कर अपने धर्म का पालन कर सकते थे। हालांकि जजिया को बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस्लामिक राज्य से पहले भारत में ऐसा ही कर गैर वालों ने अपने राज्य में रहने वाले मुस्लिमों पर कौन सा कर लगाया था? तुरुस्क दंड। कौन सा दोस्तों? तुरुस्क दंड लगाया था कि भाई ये हिंदू राज्य है और इसमें कोई भी गैर हिंदू होगा उसको कर देना पड़ेगा। उसका नाम था तुरुस्क दंड। क्या था? तुरुस्क दंड था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में क्या लगाया? जजिया कर लगाया। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में लगाया। ठीक है, सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने जजिया को खराज भू से निकालकर पृथक कर बनाया और इसे ब्राह्मणों पर भी लागू किया, क्योंकि अभी तक जो ब्राह्मण थे वो इससे अलग थे, आरोपित किया, जिससे अभी तक वे मुक्त थे। फिरोज तुगलक द्वारा जजिया लगाए जाने पर दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। ठीक है, भूख हड़ताल कर दी और अंत में दिल्ली के सभी नागरिकों ने मिलकर एक फैसला लिया कि भाई इनके हिस्से का जो हम जजिया कर रहे हैं वो हम देंगे। ठीक है, अंत में दिल्ली के नागरिकों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। दिल्ली सिकंदर लोदी ने भी जजिया लगाया था। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन, ठीक है, जिसने बहमन, इसको बहमन साहिब बोलते हैं, ये बहमनी वंश संस्थापक था। 1347 से लेकर 1358 तक राज्य करता है। भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसने पहला ये बादशाह था, बहमनी बादशाह, जिसने हिंदुओं से कोई भी टैक्स जजिया के रूप में लेने का आदेश दिया, नहीं लेने का। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया सिकंदर शाह ने लगाया। कश्मीर का शासक, कश्मीर का अकबर किसको बोला गया है? जैनुल आबदीन को बोला गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका काल कितना था? 1420 से लेकर 1470 तक, यानी कि 50 वर्ष तक इसने शासन किया था। ठीक है, इसने क्या किया? कश्मीर में जजिया कर का निषेध किया।
गुजरात में सर्वप्रथम जजिया अहमद शाह 1411 से लेकर 1442 तक दोस्तों इसको जो है अहमदाबाद की स्थापना का श्रेय दिया था। किसको? अहमद शाह को। 1411 से लेकर 1442 के काल में लगाया था। शेरशाह के काल में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? नगर कर की संज्ञा दी गई। अकबर ने 1564 में ईस्वी में जजिया समाप्त कर दिया। ठीक है, जब अकबर का काल आता है तो दोस्तों 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, 1575 में पूर्ण लगाया और आखिरकार 1579 में पूर्ण समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर सही 100 साल बाद अलाउद्दीन किसने लगाया दोस्तों? औरंगजेब ने लगाया। ठीक है, आइए, औरंगजेब ने सही 100 यानी कि 1679 ईस्वी में जजिया लगाया, जिसे 712 में वजीर जुल्फिकार खां एवं असद खां के कहने पर जहांदार शाह ने विधिवत समाप्त कर दिया। ठीक है, अभी इसने दोस्तों पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। ठीक है, यानी कि सदैव के लिए। अब सदैव के लिए किसने किया था ये देखते हैं। फर्रुख शहर ने भी 1713 ईस्वी में जजिया हटा दिया, परंतु 1717 ईस्वी में उसे पूर्ण लगा दिया। अतः अंत में क्या हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सवाई मिर्जा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए हमेशा के लिए जो है जजिया कर समाप्त कर दिया। कई बार जब मैं आ चुका है कि भाई जजिया कर को सदैव के लिए किसने समाप्त कर दिया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। इस्लामिक राज्य के जो अंग हैं दोस्तों वो हैं खलीफा, सुल्तान, उलेमा, अमीर, मिल्लत। इस्लामिक राज्य के प्रमुख अंग हैं जिसका वर्णन हमने क्लास नंबर 1 में किया था। आइए अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत में खलीफा की जो दशा है वो कैसी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में पहले जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था इस्लामिक राज्य में जो खलीफा था वो क्या था, उसकी पदवी क्या थी। खलीफा मतलब मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उनको पैगंबर बोला गया है, ओ खलीफा। अब बात करते हैं भाई दिल्ली सल्तनत में जो खलीफा की दशा थी वो कैसी थी। दिल्ली सल्तनत के शासन का मुख्यालय दार उल खिलाफा खलीफा का घर कहलाता था। तो पहली बार देखते हैं इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर, कौन भला? अल मुस्तसिर से मान्यता प्राप्त की थी। उसी ने सर्वप्रथम इस खलीफा के नाम से युक्त सिक्के चलाए। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि सबसे पहले इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में खलीफा के नाम के सिक्के ढलवाए। इल्तुतमिश का समकालीन बंगाल शासक गयासुद्दीन था। खलीफा ने दोनों को मानाभिषेक ठीक है, खलीफा ने दोनों को मानाभिषेक दिया था, यानी कि इल्तुतमिश को भी और किसको? गयासुद्दीन को भी। बंगाल का शासक था ये। अतः कानूनी दृष्टि से दोनों समान थे और खलीफा के नायब थे, प्रतिनिधि थे। लेकिन फिर भी इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। अतः इल्तुतमिश ने स्वयं कभी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। इसके किसी भी उत्तराधिकारी ने खलीफा से मानाभिषेक प्राप्त नहीं किया। उन्होंने केवल सिक्कों एवं खुतबे में ही खलीफा का नाम पढ़ा था केवल, यानी कि जब
कोई भी आदमी शासन सत्ता पर बैठता है, राजा बनता है, तब वह अपने सिक्कों एवं खुतबों में खलीफा का नाम पढ़ता था कि भाई मैं जो है खलीफा का प्रतिनिधि हूँ। दूसरा पॉइंट देते हैं, गढ़मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। ये आ चुका है एग्जाम में कई बार, लेकिन मिनास राज के अनुसार 1260 ईस्वी में जब मंगोल हलाकू के प्रतिनिधि भारत आए तो बलबन ने उनके स्वागत की वैभवपूर्ण योजना बनाई थी, जबकि यही मंगोल हलाकू अंतिम अब्बासी खलीफा की हत्या के लिए जिम्मेदार था। कहने का सार है कि तुर्क शासक अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देते थे न कि धार्मिकता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को एक और तो यामीन उल खिलाफत यानी कि खलीफा का दाहिना हाथ, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को एक और तो यामीन उल खिलाफत खलीफा का दाहिना हाथ तथा नासिर उल अमीर उल मोमिनीन खलीफा का सहायक के रूप में प्रदर्शित किया। दूसरी ओर हलाकू के वंशज इल खां से क्या किया दोस्तों, कूटनीतिक संबंध भी बनाए थे। चौथा पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने हर प्रकार से खलीफा के नाम का उल्लेख करना बंद कर दिया था, परंतु आखिर में इसने दोस्तों खलीफा को याद किया। तब तक क्या हो चुका था, इसका जो समाज था वो छिन्न भिन्न हो चुका था, विद्रोह बहुत हो चुके थे, परंतु उसके समय लगातार विद्रोह हो रहे थे। अतः उसने शासन के अंतिम दिनों में खिलाफत के प्रति अपनी नीति बदली। उसने समस्त राज्याज्ञाएं सुल्तान के नाम से नहीं बल्कि खलीफा के नाम से जारी की। लास्ट में आखिर में उसने खुतबे और सिक्कों पर से अपना नाम हटाकर अब्बासी खलीफा अल मुस्तकिफी बिल्ला का नाम अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक उसने मिस्र भी गया और मिस्र के अब्बासी खलीफा के वंशज को ढूंढना शुरू कर दिया, और जब वो मिल गया तो 1340-41 में उसने मिस्र के खलीफा अल हकीम द्वितीय से मान्यता प्राप्त कर ली। उसने खलीफा के दरिद्र वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद, कौन बोला दोस्तों, गयासुद्दीन मोहम्मद से स्वयं अनुरोध करके उसके पैर को अपनी गर्दन पर रखवाया था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन विद्रोह शांत होने तो दूर उल्टे बढ़ गए। अपने शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों में फिरोज तुगलक ने 2 बार मिस्र के खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की। उसे खलीफा से सैयद उल सलातीन की उपाधि मिली थी। याद रखिएगा, किसको, फिरोज तुगलक को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वप्रथम फिरोज ने ही स्वयं को खलीफा का नायब स्वीकार किया था। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा अमीर उल मोमिनीन कहा और खलीफतुल्लाह अल्लाह का प्रतिनिधि खलीफा एक काबुल की उपाधि धारण करते हुए खलीफा का नाम खुतबे एवं सिक्कों से हटा दिया। कालांतर में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह 1498 से 1513 ने भी खलीफतुल्लाह की उपाधि ग्रहण की थी। निष्कर्ष क्या है
ठीक है। दिल्ली सल्तनत में खलीफा की जो दशा है उसका निष्कर्ष क्या है? दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा को केवल नाममात्र का प्रधान माना और खलीफा दिल्ली सल्तनत को नहीं वैधानिक, ठीक है, खलीफा दिल्ली सल्तनत को नहीं वैधानिक रूप से और नहीं व्यावहारिक रूप से प्रभावित कर पाया। व्यावहारिक रूप से सुल्तान की स्थिति एक सार्वभौम सत्ता संपन्न शासक की थी। सुल्तान खलीफा का मातहत नहीं था क्योंकि वह खलीफा को कर एवं सैनिक सेवा नहीं भेजता था और न ही नीतियों के निर्धारण में सलाह लेता था कि भाई हम कैसे कार्य करें, आप आज्ञा दो हम ऐसे कार्य करेंगे, परंतु ऐसा दोस्तों नहीं था। कोई टैक्स भी नहीं जा रहा था, कोई सैनिक सेवा भी नहीं जा रही थी, कोई भी दोस्तों सहायता नहीं जा रही थी। दिल्ली का इतिहास, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं जो दिल्ली है, दिल्ली का इतिहास देखते हैं। दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का इतिहास, यह दिल्ली 7 बार उजड़ी और फिर से आबाद हो गई। दिल्ली आज की जो दिल्ली है इसको प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ बोला गया था, ठीक है। कुरु महाजन की राजधानी थी। राजपूतों ने शासन किया पहली बार, उसके बाद मुगल आए और उसके बाद दोस्तों ब्रिटिश आए, ठीक है। सल्तनत काल, ठीक है, राजपूत, मुगल और ब्रिटिश। आइए दिल्ली का इतिहास देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। दिल्ली संस्थापक कौन था? अनंगपाल तोमर, याद रखिएगा, अनंगपाल तोमर दिल्ली के संस्थापक थे। अनंगपाल का मूल नाम क्या था? बिलान देव था। क्या था दोस्तों? बिलान देव था। अन्य नाम क्या थे इसके? इंद्रप्रस्थ था, जोगनीपुर था, कुब्बत उल इस्लाम यानी कि इस्लाम का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, और बगदाद द्वितीय। तोमर वंश के शासक दिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा। पृथ्वीराज रासों में वर्णित है कि इसके अनुसार किसी लोहे स्तंभ के ढीलेपन से दिल्ली का नाम पड़ा था। अनंगपाल द्वितीय को लालकोट दुर्ग तथा अनंगताल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय कार्यों का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के बिजौलिया अभिलेख, राजस्थान के बिजौलिया अभिलेख 12वीं शताब्दी में चौहान शासक दिगराज द्वारा दिल्ली जीतने की चर्चा है। 13वीं शताब्दी के पालम बाउली अभिलेख, पालम बाउली अभिलेख में दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बतलाया गया है। ये ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में। अभिलेख में तोमर एवं चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गौरी से बलबन तक के सुल्तानों की सूची शक कहकर दी गई है। सरबन अभिलेख 14वीं सदी में दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुर्क कहकर संबोधित किया गया है। सरबन अभिलेख में तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो 5वां पॉइंट है वो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। 1193 से दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन गई। मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन के युद्ध में जन्म लिया और पानीपत के प्रथम युद्ध की रणभूमि में कुछ मील दूरी पर अपनी अंतिम सांस ली।
डी कौशाम्बी के अनुसार राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र है और सुल्तान के बदलने के पश्चात यह भी तंबू बदल जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला ए राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग के चारों ओर निर्मित भवन महरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था। महरौली दोस्तों पहला था। ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल से दिल्ली को हजरत दिल्ली, क्या बोला गया है, दिल्ली को हजरत दिल्ली, प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाने लगा। इशामी के अनुसार अरब, खुरासान, चीन, बुखारा और अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जैसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक को घेर लेते हैं, ऐसे उन्होंने निवास किया दिल्ली में। सर्वप्रथम बलबन द्वारा दिल्ली के चारों कोने पर भोजपुर, पटियाली, काम्पिल्य और जलाली में 4 किलों का निर्माण किया। किसने? बलबन ने। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये दिल्ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में निर्मित श्री द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई। यानी जो श्री है वो दूसरी दिल्ली कहलाई। उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला या कुश के श्री का निर्माण करवाया, जिसमें 7 द्वार थे। बर्नी ने श्री को शहरे नवनगर कहा है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चारदीवारी का निर्माण करवाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दसवां पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ तुगलकाबाद शहर बसाया। यह दिल्ली का तीसरा नगर था। तीसरा नगर। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपनाह नगर बसाया, जो दिल्ली का चौथा नगर था। जहाँपनाह नगर राय पिथौरा तथा श्री के मध्य स्थित था। यहाँ राय पिथौरा है। ठीक है, और यहाँ श्री है। उसके बीच में क्या था? उसके बीच में जहाँपनाह नगर था। जहाँपनाह नगर। ठीक है। फिरोज तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया, जो दिल्ली का 5वां नगर था। ये क्या था दोस्तों? 5वां नगर था। फिरोजाबाद ही आज का फिरोज शाह कोटला है। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर बसाया था। ठीक है। जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो यहाँ शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नामक नगर बसाया। यह छठा नगर था। ठीक है, दिल्ली या शेरगढ़। उसके बाद बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया था। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नगर बसाया था। ठीक है, और यहीं पर जो है शेरे मंडल एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था।
जिससे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था, जिसने 1556 में दिल्ली के राज शासन पर अधिकार किया था। शाहजहां ने 1638 में यहाँ शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली। 1648 में इसको मुगलों की 7वीं राजधानी बनाया गया, 7वां नगर। लॉर्ड लेक ने, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 को लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को तहस नहस कर अलीगढ़, दिल्ली एवं आगरा पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया। दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने आसार नसदीन की रचना की थी। 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया। यहाँ पर कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई, जिसका क्रियान्वयन 1912 में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 16 के समय हुआ। इस नई दिल्ली के स्थापत्यकार कौन थे? सर एडविन लुटियंस। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार जब में आ चुके हैं। कौन थे दोस्तों? सर एडविन लुटियंस जो थे वो नई दिल्ली के स्थापत्यकार, यानी कि नई दिल्ली के जो भवन बनाए वो लुटियंस ने बनाए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि मध्यकालीन इतिहासकारों के द्वारा दिल्ली जो थी वो कैसी थी। ठीक है, अमीर खुसरो किरानुसादेन में दिल्ली को हजरत दिल्ली, प्रतिभाशाली दिल्ली कहकर संबोधित करते हैं। उनके अनुसार दिल्ली ज्ञान और कर्म के सम्मिश्रण के चलते ठीक बुखारा जैसी थी। यहाँ के राजगीर एवं संगतराज समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से बढ़िया थे, उन्नत थे। दोस्तों ये जो कथन है वो कई बार जब में आ चुका है। ठीक है, बर्नी के अनुसार, बर्नी कहते हैं दिल्ली बगदाद की ईर्ष्या, कायरा की प्रतिद्वंदी तथा कुस्तुनतुनिया के समकक्ष थी। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। मंगोलों के कारण अजम, इराक एवं ईरान में फारसी संस्कृति को गहरा धक्का पहुंचा। जब उसके सभी केंद्रों का अंत हो चुका था तब दिल्ली फारसी परंपरा के अंतिम केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। बर्नी ने दिल्ली सल्तनत को एक नगरीय शासन व्यवस्था माना। इशामी के अनुसार दिल्ली शहर के प्रत्येक मोहल्ले में एक ज्योतिषी जरूर पाया जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में कई बार। हिंदुस्तान 3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के, ये भी आ चुका एग्जाम में हिंदुस्तान। ठीक है, 3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में इस देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। अमीर खुसरो भारत को हिंद, तो इशामी ने हिंदुस्तान के घर संबोधित किया है। अमीर खुसरो के अनुसार हम भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, जबकि दूसरों को हमारे देश में ज्ञान प्राप्ति के लिए आना पड़ता है। उन्होंने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र तथा शतरंज का ज्ञान दिया है। ये वेरी वेरी मोस्ट, कौन कहता है? तो अमीर खुसरो कहता है कि भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र और शतरंज का ज्ञान दिया है। अच्छा, इशामी ने हिंदुस्तान का गुणगान निम्नलिखित रूप में किया है। इशामी कहता है मुल्क के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने। तो आदाब करता हूँ, आदाब करते हैं वो। ठीक है, इशामी कहते हैं कि मुल्क के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस स्वर्ग भी इस बगिया से रश्क ईर्ष्या कर रहे हैं।
इसका इलाका धरती के माथे का गहना, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। जामा मस्जिद आपके सामने है, जामा मस्जिद। ठीक है, आइए, दिल्ली पर शासन करने वाले जो राजवंश थे, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और अफगान। ठीक है, ये 4 वंश थे। पांच वंश। ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं। तो दोस्तों अब डायरेक्ट ही हम कुतुबुद्दीन ऐबक पर आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक यह 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला तुर्की शासक था। आइए, 800 साल पहले सल्तनत काल में सैन्य अधिकारियों की रैंक क्या थी? 2 तरह की सेनाएं होती थी। एक सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली सेना हस्म ए कल्ब, और दूसरी प्रांत सेना हस्म ए बतरफ। वर्णी के अनुसार सल्तनत की सेना का वर्गीकरण इस प्रकार है। सरे खेल 10 घुड़सवारों का प्रधान था, यानी कि जो 10 घुड़सवार थे उसका जो है प्रधान था। ठीक है, सिपा सलार 10 सरखेलों का प्रधान, यानी कि ये 10 सरखेल हो गए, उसका क्या था? प्रधान था। ठीक है, अब अमीर की बारी आती है। तो 10 सिपा सलार 10। ठीक है, अमीर 10 सिपा सलारों का प्रधान था। मलिक 10 अमीरों का प्रधान था। खान 10 मलिकों का खान था। और सुल्तान था सभी खानों प्रधान या सर्वोच्च सेनापति था। ठीक है, मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं हम। सल्तनत काल 1206 से 1226 तक चलता है। तो आपने ये चित्र पहले भी देखा। तो दोस्तों ये क्या है? ये जो क्षेत्र है, ये जो विभाजित है, विस्तार है इसका, ये गुलाम वंश का है। गुलाम वंश का, जो कब तक चला? 1206 से 1290 तक चलता है। ठीक है, सुल्तान, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और अफगान शासकों ने इस पर शासन किया। ये भी आपके सामने पहले प्रमुख विभाग जो थे, दीवाने खैरात, दीवाने कोई, दीवान रियासत और दीवाने अर्ज था। गुलाम वंश के महत्वपूर्ण जो शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़ी सुल्तान, बलबन और नसरुद्दीन महमूद, जिनसे सवाल अक्सर आते रहते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली पर शासन करने वाले जो वंश थे, उनका नाम क्या था। ठीक है दोस्तों,
थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और जब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बारह सौ 6 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य में मामलूक सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। देखो, गुलाम भी बोल सकते हैं, मामलूक भी बोल सकते हैं, ठीक है, और दास वंश भी कह सकते हैं। मामलूक जो है, मामलूक मिस्र में जो स्वतंत्र माता पिता थे, उनकी जो संतान है आगे चलकर गुलाम बन गई, उनको बोला गया है मामलूक। यानी कि स्वतंत्र माता पिता की संतान जो गुलाम बन गई उसको कहा गया है मामलूक। अच्छा, इनके जो नाम है जैसे गुलाम वंश है, दास वंश है, मामलूक वंश है, उनके नाम की चर्चा करते हैं कि भाई कौन सा नाम सूटेबल रहेगा। तो दास वंश या गुलाम वंश, हालांकि यह कहना सही नहीं है क्योंकि ऐबक इल्तुतमिश दासता से मुक्ति पा चुके थे। जब कोई आदमी दासता से मुक्ति पा चुका तो स्वतंत्र हुआ, दास नहीं हुआ। वही बलबन अभी दास ही था, अतः इस कालावधि के सभी शासक गुलाम नहीं थे। ठीक है, तो इस बात पर विराम लग जाता कि भाई दास वंश था और गुलाम वंश था। इलबारी वंश, यह भी कहना तर्क संगत नहीं क्योंकि ऐबक मूलतः तुर्क था, इलबारी नहीं। वही इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। बलबन स्वयं को इलबारी तुर्क कहता है, परंतु उसका दरबारी इतिहासकार मीना सिराज जो तथ्य देता है उससे यह सिद्ध होता है, इससे सिद्ध नहीं होता। सॉरी, ठीक है। प्रथम इलबारी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था, ऐबक नहीं। वहीं बलबन को दूसरा इलबारी वंश का संस्थापक माना जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कुतुबी वंश का था। अब मामलूक वंश देखते हैं। मामलूक वंश, यह कहना ज़्यादा सही है स्वतंत्र माता पिता की संतान जो आगे चलकर दास बन जाते थे उन्हें मामलूक कहते हैं। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने मिस्र के इतिहास से उदाहरण लेकर यह नामकरण दिया है। अब देखो दोस्तों, अगर सवाल आए कि भाई गुलाम वंश को मामलूक वंश किसने कहा, तो प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने कहा। यह भी सवाल बनता है। इतिहासकार अजीज अहमद 1206 से 1290 के सुल्तानों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक कहा, तो वहीं कुछ इतिहासकारों ने इस कालावधि के सुल्तानों को आदि तुर्क कहा है। दिल्ली पर शासन करने वाले जो वंश थे उनको देखते हैं। ठीक है, देख ही रहे हैं। पठान युग 1206 से 1526 ईस्वी के बीच की कालावधि को पठान युग कहना गलत है क्योंकि केवल एक वंश, जो लोधी वंश था वो पठान थे, अफगान थे वो, तो केवल एक वंश जिसने 1451 से 1526 के बीच राज्य किया पठान नस्ल के थे। इसका शुद्ध नाम दिल्ली सल्तनत का युग कहना ज़्यादा सही है क्योंकि इस अवधि में अधिकांश दिल्ली ही सल्तनत की राजधानी रही। दूसरा यह परंपरा भी रही कि साम्राज्य को उसकी राजधानी के नाम से संबोधित किया जाए, जैसे विजयनगर साम्राज्य, मदुरा की सल्तनत आदि। 1206 से लेकर 90 के बीच 3 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया जो निम्नलिखित हैं। पहला है कुतुबी वंश, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रही है तो क्लास तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखो ये थ्योरी जो क्लास है वो ऐसे ही पढ़ाई जा सकती है। अगर मैं आपको मोटा मोटा पढ़ाऊँ तो दोस्तों वो एग्ज़ाम में
नहीं आएगा, क्योंकि देखो कंपटीशन का हो जाएगा। कंपटीशन का इतिहास अलग होता है। अगर हम नेट हिस्ट्री की बात करें, टीजीटी पीजीटी की हिस्ट्री की बात करें और ऑल स्टेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो बिल्कुल गहराई से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल गहराई से थ्योरी पढ़ा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में सवाल आ सकें। शमसी वंश 1210 से लेकर 1265 तक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। बलबनी वंश 1266 से लेकर 1290 संस्थापक कौन था? बलबन था। उपरोक्त तीनों वंशों को सामूहिक रूप से मामलूक वंश में इतिहास का स्वीकार करते हैं। अब देखो बात करते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत जो था, तो दिल्ली सल्तनत में कितने राजा हुए उनका हम उल्लेख करते हैं। जितने भी राजा हुए, शासक का नाम मामलूक या गुलाम शासक, ठीक है। अभी हम मामलूक या गुलाम वंश की बात कर रहे हैं और उनका कालावधि 1206 से लेकर 1290। जो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका जो काल था वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी था। दूसरा आराम शाह है, ये जो है इल्तुतमिश से पहले बना, 1210 6 महीने के लिए बना। इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, उसको बुलाया गया। यह 1210 से लेकर 1236 तक सुल्तान बनता है। फिर बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यह 1236 तक बनता है, केवल 1 साल भी नहीं। फिर बनती है रजिया, यह 1236 से लेकर 1240 तक, केवल 4 साल। उसके बाद बहराम शाह है 5वां, फिर इसका जो काल था 2 साल का था, 1240 से लेकर 1242 तक। 7वां है अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से लेकर 1246 तक। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265 ईस्वी। बलबन, ठीक है, 1265 से लेकर 1287 ईस्वी। उसके बाद में कैकुबाद आता है, कैकुबाद 1287 से लेकर 1290 ईस्वी। और क्यूमर्स, ठीक है, 1290 ईस्वी। और यहाँ से दोस्तों ये इसको जो है क्यूमर्स 2.5 साल का था, इसको जो है यमुना में फेंकवा देते हैं और मार देते हैं। इसके बाद कौन करता शासन? दलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी शासक, इनका समय 1290 से लेकर 1320 ईस्वी, यानी कि लगभग 30 साल। पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था और इसका जो समय था वो 1290 से लेकर 1296 तक था। और इनका जो भतीजा था, दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसने कड़ा, इलाहाबाद के पास में है कड़ा, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी जीता तो वहाँ से बहुत सारा धन इकट्ठा किया और उसी धन को लेने के लिए जो है जलालुद्दीन खिलजी कड़ा जाता है और वहाँ पर इसकी तलवार से हत्या कर जाती है, ठीक है। इब्राहिम रुकनुद्दीन, जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर जाती है तब इनकी जो बेगम थी उन्हें अपने बेटे इब्राहिम रुकनुद्दीन को शासक बना दिया और लगभग 6 महीने तक शासक रहा। उसके बाद में दूसरा, मतलब कि पहली बार तो अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में ही जो है, कड़ा इलाहाबाद में राज्याभिषेक किया और दूसरी बार दिल्ली में आकर किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1216 ईस्वी। इसके बाद शहाबुद्दीन उमर, इसका काल जो था वो 1316 ईस्वी था। इसके बाद मुबारक शाह आया, ठीक है, इसने आपको अपने आप को खलीफा घोषित किया 1316 से 1320 ईस्वी। और इसके बाद नसरुद्दीन खुसरो, यह खिलजी शासक नहीं था,
1320 में शासक बना। इसके बाद में आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश, ठीक है, 1320 से लेकर 1412 ईस्वी। पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। इसका जो केवल राज्य था वो केवल 5 वर्ष का था, 1320 से लेकर 1325। और इसने ही दोस्तों गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जब अफगानपुर में जो महल, लकड़ी का महल था, गिर गया और उसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान बनाया गया। इसका जो काल था वो 1325 से लेकर 1351 था। इसके बाद फिरोज तुगलक 1351 से 1388 शासक बना। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक सेकंड या तुगलक शाह, ठीक है, इसका काल 1388 से लेकर 1389। इसके बाद अबू बकर शाह है, इसका जो काल है वो 1389 से 1390 ईस्वी है। इसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह है, जिसके काल में क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, 1390 से 1394 ईस्वी। और अलाउद्दीन सिकंदर शाह है, 1394 ईस्वी। और लास्ट में है नसरुद्दीन महमूद, जिसके काल में क्या हुआ, तैमूर लंका आक्रमण हुआ, तैमूर लंका आक्रमण हुआ। और लगभग 15 दिन तक, 14 या 15 दिन तक जो है दिल्ली को लूटा गया। आगे बढ़ते हैं, सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश के 4 शासक हुए और ये 1414 से लेकर 1451 तक शासन करते हैं। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान था, ठीक है, खिज्र खान। यह जो खिज्र खान है यह 1414 से लेकर 1421 तक शासन करता है। इसके बाद मुबारक शाह सुल्तान बनता है, यह 1421 से लेकर 1434 तक शासन करता है। इसके बाद मोहम्मद शाह सुल्तान बनता है और यह 1434 से लेकर 1443 तक शासन करता है। इसके बाद में जो आखिरा है वो आलम शाह है और यह 43 से लेकर 1451 तक शासन करता है। इसके बाद में आता है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था ये लोधी वंश। और ये कौन थे दोस्तों? ये पठान थे, अफगान थे, ठीक है। यह काल 1451 से लेकर 1526 तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक चलता है। तो प्रथम जो शासक था, सुल्तान था लोधी वंश का, वो था बहलोल लोधी, ठीक है। और इसका जो समय था वो 1451 से लेकर 1489 था। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी यह 1489 से लेकर 1517 ईस्वी था। इब्राहिम लोधी ये अंतिम था, ठीक है, जो 1517 से लेकर 1526 पानीपत के मैदान में ये मारा गया, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तान हैं, ठीक है, जो आपको क्रम बाज भी लगाने को आ सकते हैं, एग्जाम में रट लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट, तुगलक वंश में नसरुद्दीन महमूद एवं नसरत शाह ने एक साथ एक दूसरे के समानांतर शासन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में कई बार। यदि नसरत शाह को भी शामिल कर लिया जाए तब सुल्तानों की कुल संख्या 33 हो जाएगी। इसमें शामिल एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कुल 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। इसमें सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश लगभग 94 वर्ष और सबसे कम कौन था? खिलजी वंश था, केवल 30 वर्ष, केवल
30 वर्ष। शासकों में बहलोल लोदी 38 वर्ष ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। उसके बाद फिरोज तुगलक का कार्यकाल था, जिसने 37 वर्ष तक शासन किया था। 1236 से 1296 ईस्वी तक कुल 10 सुल्तानों ने शासन किया। 1236 से 46 की अवधि में 5 सुल्तान बनाए गए। नसरुद्दीन, खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने ये सुल्तान हिंदू माँ की संतान थे। महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखो कौन कौन, नसरुद्दीन, खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ये हिंदू माँ की संतान थे। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था। इसके बाद भाई खिजर खां आ गया और लोदी वंश आ गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास जो है का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका है, मोहम्मद हबीब कहते हैं इस बात को। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक शासन बनता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। अलाउद्दीन का झोंपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मामलूक वंश, कुतुबी राजवंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसी राजवंश, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़ा सुल्तान, बहराम शाह और नसरुद्दीन महमूद। बलबनी वंश की बात करें तो गयासुद्दीन बलबन, मोइनुद्दीन कैकुबाद और क्यूमर्स। महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़ा सुल्तान, बलबन और नसरुद्दीन महमूद। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। उपाधि क्या थी? उपाधि, और ये किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था। इसकी उपाधि क्या है? लाख बख्श। ठीक है, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खां। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक जीवन क्या था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन जो था वो ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता। उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया। उसे एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया। निशापुर, जहाँ काजी फखरुद्दीन अब्दुल, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, मिस मत करना। जहाँ काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, जो इमाम अबू हनीफा के वंशज थे, ने बाय कर लिया, खरीद लिया। उस समय दोस्तों, उस समय तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की जो परंपरा थी वो विद्यमान थी। कोई भी गुलाम खरीदो, उसको शिक्षित करो, उसको जो है शस्त्रास्त्र करवाओ, शस्त्र धारण करवाओ और भी कुछ बनाओ, यह प्रथा विद्यमान थी और उसको
अपने शासन में लो या इसको बेच दो। वे अपने गुलामों को साहित्य, कला, सैनिक शिक्षा प्रदान करते थे। अतः काजी ने अपने पुत्र की भांति ऐबक की परवरिश की, तो उसके लिए धनुर्विद्या व घुड़सवारी की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभा का धनी था, यानी कि उसमें प्रतिभा जो थी वो कूट कर भरी हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभा का धनी था। उसने शीघ्र ही सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त कर ली। अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया, इसलिए वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से विख्यात हुआ। इसकी उपाधि भी थी कुरान खां। कुछ समय बाद काजी की मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गजनी ले आया, जहां मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया और यहीं से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। ठीक है, जिसने अंत में उसे दिल्ली के शासन पर विराजमान करवा दिया। बहुत साजिदा है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 में गद्दी पर बैठता है तो वो किस नाम से बैठता है? मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इसको भारतीय राज्य में जीते गए प्रांत थे उनका जो प्रतिनिधि बनाया था। तब जब मोहम्मद गौरी की दोस्तों जब गजनी चला गया तब मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में उसने काम किया। कुतुबुद्दीन ऐबक में समस्त प्रशंसनीय गुण प्रभावित करने वाला तत्व विद्यमान थे। गौरी के दास परिवार में सम्मिलित होने के बाद उसने अपनी बुद्धिमानी, साहस और उदार प्रवृत्ति से स्वामी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसकी भक्तिपरायण उदारता व साहस से प्रभावित होकर गौरी ने उसे अमीर आखूर यानी कि शाही अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गोर, बमियान व गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की थी। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, मैं कुशलता पूर्वक भाग लिया, जिसमें गौरी विजय हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ही गौरी ने ऐबक को भारत के जीते हुए प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया था और नियुक्त करके कहाँ चला गया? गजनी चला गया। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक चल रहा है दोस्तों हमारा, ठीक है। विजित क्षेत्रों यानी कि जो भी जीते हुए क्षेत्र थे मोहम्मद गौरी के, उसका प्रबंधक नियुक्त कर दिया। तो जीते हुए क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में था। गौरी के वापस गजनी जाने के बाद 1192 में उसने अजमेर व मेरठ के एक विद्रोह का दमन किया। 1194 में उसने अजमेर के दूसरे विद्रोह का दमन किया। इसी वर्ष 1194 में गौरी व जयचंद्र के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, जो कन्नौज के युद्ध में अपने स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तत्पश्चात 1197 में
गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा को लूटा तथा वहाँ के शासक भीमदेव को दंडित किया। 1202 ईस्वी में उसने बुंदेलखंड के राजा परमार्दी देव को परास्त किया तथा कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध गौरी का हाथ बटाया था। वस्तुत गौरी की सैनिक योजनाओं को मूर्त रूप ऐबक ने ही दिया था। वह एक अत्युत्तम सेनानी था। उत्तरी भारत की विजय में उसकी निरंतर सतर्कता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी गौरी का दृढ़ संकल्प, क्योंकि उसको भारत जीतना था। मोहम्मद गौरी योजना तैयार कर उसका निर्देशन करता था तथा ऐबक उसे कार्यान्वित करता था। ऐसे समय जब मध्य एशिया के अभियान बार बार गौरी के कार्यों में बाधक सिद्ध हो रहे थे, तब ऐबक ही था जिसने भारत में अपने स्वामी की प्रसारवादी नीति को बरकरार रखा था। इस प्रकार ऐबक ने अपने स्वामी को न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतने में सहायता की, बल्कि समय समय पर उसकी अनुपस्थिति में विजित क्षेत्रों को तुर्कों के अधिकार में रखा और राज्य विस्तार भी किया उसने। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो था भाई मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक सहायक के रूप में, गौरी के सहायक के रूप में। अब आगे तो बढ़ेगा, थोड़ा पानी पी लूँ मैं, तब जो आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अभी तो आपने पढ़ा कि भाई वो मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में उसने कार्य किया, राज किया भारत राज्य पर। अब ऐबक जो है शासक के रूप में राज करता है। ठीक है, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तब वह स्वतंत्र शासक के रूप में जो है शासन करता है। आइए, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। उसे अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति या गौर के किसी जनजातीय सरदार पर विश्वास भी नहीं था। इसलिए अपनी सल्तनत की रक्षा के लिए वह अपने दासों पर विश्वास करता था। मिनाज उस सिराज के अनुसार गौरी ने कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक या दो बेटा हो सकता है या दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख विश्वास पात्र दास थे। कौन कौन थे? क़ुवाचा, एलदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। ताजुद्दीन एलदौज पहला, नसरुद्दीन क़ुवाचा दूसरा और कुतुबुद्दीन ऐबक तीसरा। 1206 ईस्वी में गौरी की अकस्मात मृत्यु हो गई। संतान न होने की स्थिति में उसने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। उस समय उसके 3 विश्वास पात्र दासों अर्थात ताजुद्दीन एलदौज, नसरुद्दीन क़ुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थिति एक समान थी। अतः तीनों दासों ने गौरी के साम्राज्य को आपस में बांट लिया। इस बंटवारे में एलदौज को, याद रखिएगा, एलदौज को गजनी का प्रांत मिला, क़ुवाचा को सिंध और मुल्तान का प्रांत तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को तीसरा सदस्य जो था उसको गौरी के समय में उत्तरी भारत में जीते हुए जो क्षेत्र थे वो मिल गए। ठीक है,
यह एक विस्तृत क्षेत्र था। इसमें सिंध और मुल्तान को छोड़कर गौरी के भारतीय साम्राज्य का समस्त क्षेत्र शामिल था। इसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोल, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो कोल है वो अलीगढ़ का प्राचीन नाम था। ठीक है, और यहीं पर इसकी जो है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता दिया गया था। ठीक है, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनौती के क्षेत्र शामिल थे, किंतु राजपुताना के कुछ क्षेत्रों जैसे कालिंजर, थंगनीर आदि में भी जो है राजपूतों का विरोध आरंभ हो चुका था। इन क्षेत्रों में तुर्की सत्ता को पूर्ण संगठित करना अनिवार्य था। अतः ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा राज्य की सुरक्षा पर ध्यान दिया। भारत में ऐबक की राजनीतिक जीवन को 3 चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम चरण 1192 से 1206 ईस्वी तक मुजुद्दीन गौरी के प्रतिनिधि के रूप में। दूसरा, उत्तरी भारत के कुछ भागों का शासक 1206 से 1210 ईस्वी तक गौरी की भारतीय सल्तनत का मालिक या सिपहसालार था। 1208 से 10 ईस्वी तक एक स्वतंत्र भारतीय राज्य का सर्वसत्ताधारी रहा था। इन 3 चरणों में प्रथम सैनिक गतिविधियों में व्यतीत हुआ, दूसरा राजनीतिक गतिविधियों में व्यतीत हुआ और तीसरा दिल्ली सल्तनत साम्राज्य का मानचित्र बनाने में निर्मित हुआ, मतलब समय व्यतीत हुआ। तो शासन रोहड़ कैसे बैठा, आइए वर्णन करते हैं। कुतुबुद्दीन का शासन रोहड़। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी सत्ता को औपचारिक मान्यता और संभवतः नियुक्ति पत्र 3 वर्ष बाद अर्थात 1208 में मिला था। मुजुद्दीन के वैध उत्तराधिकारी तथा गजनी का शासक महमूद द्वारा प्राप्त हुआ था। ये कौन था? गजनी का शासक था। ठीक है, उसने ऐबक के पास शासन छत्र, दूरभाषा, पताका और नक्कारा भेजा और सुल्तान की पदवी से सम्मानित किया। इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। शासन रोहड़ के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। याद रखिएगा दोस्तों, सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। किसकी की? मलिक एवं सिपहसालार की। अपने को संतुष्ट रखा। यह पदवी उसे अपने स्वामी गौरी से प्राप्त हुई थी। इसी कारण ऐबक ने न तो अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की अभी लाइट चली गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब सिंहासन पर बैठा तो उस समय क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरीके से उसको गद्दी मिली। तो औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठता है। ठीक है, किंतु उसकी सत्ता को औपचारिक मान्यता और संबद्ध नियुक्ति पत्र 3 वर्ष बाद अर्थात 1208 में मुजुद्दीन के वैध उत्तराधिकारी तथा गजनी का शासक महमूद द्वारा प्राप्त हुआ। उसने ऐबक के पास शासन छत्र, दूरभाष, पताका एवं नक्कारा भेजकर सुल्तान की पदवी से विभूषित किया। इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हो गई। शासन रोहड़ के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मलिक एवं सिपहसालार की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा।
यह पदवी उसे अपने स्वामी गौरी से प्राप्त हुई थी। इसी कारण ऐबक ने न तो अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही अपने नाम का कभी खुतबा पढ़वाया। आरंभ में उसने लाहौर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों अब बात करते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ गया तो उस समय गद्दी पर बैठना बड़ी टेढ़ी खीर थी। अगर कोई बैठ भी जाता था तो उसके चारों तरफ जो है षड्यंत्र रखने लोग शुरू कर देते थे। ठीक है, उसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते थे। इसी प्रकार जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा तो उसकी कुछ कठिनाइयाँ थीं। ठीक है, तो कौन कौन सी कठिनाई से उसने पार पाया, किस तरीके से पार पाया, आइए इसको दृष्टांत को हम पढ़ते हैं। ऐबक की कठिनाइयाँ। जिस समय ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय उसके अधीन भारत में अनेक क्षेत्र थे जिसका विस्तार उत्तर पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य भारत तक फैला हुआ था। पूर्वी भारत में बिहार और बंगाल भी तुर्की राज्य में शामिल था, क्योंकि बख्तियार खिलजी जो था उसने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। बंगाल पर तुर्कों का अधिकार था, किंतु तुर्कों की शक्ति शिथिल पड़ती जा रही थी, कमजोर पड़ती जा रही थी। ऐबक के प्रतिद्वंदी एलदौज, कुबाचा और बंगाल बिहार के खिलजी सरदारों ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। कालिंजर और ग्वालियर स्वतंत्र हो गए थे। गौरी के राज्य पर अधिकार कर लेने के कारण मुज्जी और कुतुबी अमीर भी ऐबक से खुश नहीं थे। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई थी। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई थी। ऐसी स्थिति में ऐबक को दो कार्य करने थे। प्रथम, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, ठीक है। दूसरा, अपने प्रतिद्वंदियों से निपटना, यानी कि उनको अपने रास्ते से हटाना। उसने साम्राज्य विस्तार के बदले अपना पूरा ध्यान विजित क्षेत्रों की सुरक्षा और व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में लगा दिया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एलदौज रहा, कुबाचा रहा, उनके साथ में अपने वैवाहिक संबंध बनाए। स्वयं ताजुद्दीन एलदौज की पुत्री से विवाह किया। ठीक है, ताजुद्दीन एलदौज की पुत्री से उसने विवाह किया। अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुबाचा से किया। ठीक है, और इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ठीक है, एलदौज से संबंध से कैसे थे? शासन के आरंभ में ऐबक ने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों एलदौज और कुबाचा के साथ मित्रता की नीति अपनाई आरंभ में, किंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं बनी रह सकी। ऐबक की भांति एलदौज भी गौरी का दास था और अपने आप को गौरी का उत्तराधिकारी मानता था। उसे भी गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने दासता से मुक्त कर गजनी पर शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एलदौज को गजनी का साम्राज्य मिला था, कुबाचा को मुल्तान और सिंध मिला था, और गौरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको पूरा भारत साम्राज्य मिला था। इससे एलदौज का मनोबल बढ़ गया। वह अपने आप को गौरी का वास्तविक उत्तराधिकारी मानने लगा तथा पंजाब पर अधिकार करने की सोचने लगा। इस उद्देश्य से वह गजनी से प्रस्थान करता है और पंजाब पर आक्रमण कर देता है। कुतुबुद्दीन ने उसे पराजित कर दिया और 1208
में गजनी पर भी अधिकार कर लिया, किंतु गजनी पर ऐबक का अधिकार 4 दिनों तक नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ की जो प्रजा थी वो एलदौज की समर्थक थी, इसलिए उसको वहाँ से वापस आना पड़ा। स्थानीय सरदारों के विरोध के कारण ऐबक को गजनी छोड़कर वापस लाहौर आना पड़ा। एलदौज ने पूर्ण गजनी पर अधिकार कर लिया। एलदौज ने दोबारा से क्या कर लिया? गजनी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद एलदौज उसने ऐबक के समय तक पूर्ण पंजाब पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। कुवाचा से संबंध। ऐबक का दूसरा प्रतिद्वंदी नसरुद्दीन कुवाचा था, जो मुल्तान और उच्च का सूबेदार था। गौरी की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा। ऐबक ने उसके साथ अपने संबंध निश्चित किए। ठीक है, एलदौज के विपरीत कुवाचा के साथ ऐबक ने मैत्रीपूर्ण एवं कूटनीतिक चाल चली। उसने अपनी बहन का विवाह कुवाचा के साथ कर दिया, जिससे दोनों की कटुता समाप्त हो गई। कुवाचा ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अपने कूटनीतिक चाल से उसने अपने प्रबल प्रतिद्वंदियों को शांत कर दिया। ख्वारिज़्म शाह। ऐबक की कठिनाई केवल एलदौज और कुवाचा तक सीमित नहीं थी, परंतु बल्कि ख्वारिज़्म शाह की बढ़ती हुई शक्ति भी उसके लिए सरदर्द साबित हुई। ख्वारिज़्म शाह की नज़र गजनी पर थी। एलदौज उसकी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था। एलदौज ऐसी कंडीशन में यदि गजनी पर ख्वारिज़्म शाह का शासन हो जाता तो वह दिल्ली पर भी अपना दावा कर सकता था। इसलिए ऐबक की मुख्य कठिनाई भारत को मध्य एशिया की राजनीति से अलग रखना था। बंगाल। मोहम्मद गौरी के समय में उसके एक सरदार इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने पूर्व में तुर्की सत्ता की स्थापना की। उसने बिहार से आगे बढ़कर नदिया, बंगाल, लखनौती पर अधिकार कर लिया था। अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। ये इम्पोर्टेंट है। अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और लखनऊ पर अधिकार कर लिया, किंतु उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। खिलजी सरदार उसके विरुद्ध विद्रोह करने लगे। खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को कैद कर उसके स्थान पर मोहम्मद शेरा को गद्दी पर बिठा दिया और बिठाने पर एक शर्त रखी गई कि वह दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, अन्यथा उसको गद्दी से हटा दिया जाएगा। अली मर्दान किसी तरह कैद से भागने में सफल रहा और ऐबक से जा मिला। ऐबक को बंगाल अपने नियंत्रण में लेने का यह सुनहरा अवसर था। ऐबक के इक़्तिदार केमाज रूमी को, जो उस समय अवध का सरदार था, ने मोहम्मद शेरा को पराजित कर अली मर्दान को पूर्ण बंगाल का इक़्तिदार सूबेदार बना दिया। पूर्ण गद्दी प्राप्त करने के लिए बाद अली मर्दान अपने अंतिम समय तक ऐबक के प्रति स्वामी भक्त रहा। जब बंगाल दिल्ली सुल्तान के अधीन हो गया। राजपूत राज्य। गौरी की मृत्यु का लाभ उठाकर राजपूत राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। कालिंजर और ग्वालियर तुर्कों के हाथ से निकल गया था तथा बदायूं और फर्रुखाबाद से तुर्कों को निकाल दिया गया। ऐबक को इन राजपूतों के विद्रोह का सामना करना था, लेकिन अकस्मात मृत्यु के कारण वह इस क्षेत्र में निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सका। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खिलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां देखते हैं दोस्तों। उपाधियां: कुरान खां,
लाख बख्श, हजरत आला और लगता या हातिम दुत्ते। इसने संगठन किसको दिया? हसन निजामी को दिया और फ़क्र ए मुदब्बिर आदाब उल हर्ब के लेखक को दिया। ठीक है, हसन निजामी और आदाब उल हर्ब। ऐबक की उपलब्धियां एवं मूल्यांकन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ऐबक की उपलब्धियां एवं मूल्यांकन। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वह छोटी अवधि के लिए अर्थात मात्र 4 वर्ष तक शासक रहा। इस बीच उसने भारत में तुर्की राज्य की नींव डाली। गोरी के गुलाम के रूप में जीवन आरंभ कर अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे उन्नति करता चला गया और सुल्तान के पद तक पहुंच गया। एक ऐसे राज्य का संस्थापक बना जो भारत में स्थायी हो गया। एक शासक के रूप में ऐबक की उपलब्धियों को सभी इतिहासकारों ने सराहा है। डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि तथा जनता पाई जाती है। अबुल फजल, जिसने महमूद गजनबी पर निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाने का आरोप लगाया है, ऐबक की प्रशंसा में लिखता है कि उसने भले और महान कार्य किए। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने किसी नवीन संस्था का निर्माण नहीं किया, परंतु जिन अब्बासी, गजनबी और भारतीय परंपराओं का उसने अनुपालन किया वही परवर्ती शासकों द्वारा भी किया गया। 4 वर्ष की अवधि में शासनकाल में उसने शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसकी सेना में तुर्क, गोरी, खुरासानी, खिलजी और हिंदुस्तानी सैनिक शामिल थे। उसने अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। हसन निजामी ने लिखा है कि कुतुबुद्दीन अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था। वह अपने राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। इतिहासकार मिनाज ने लिखा है कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था। वह बहुत दानशील था। अपनी उदारता के कारण वह इतना दान करता था कि समकालीन लेखकों ने उसे लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, दोस्तों लाखों का दान करने वाला कहा है, तथा पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला की उपाधि से विभूषित किया है। दोस्तों हाथी को दान करता था और लाखों दान करने वाला। फरिश्ता ने लिखा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। अब बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं उनको देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में ऐबक साहित्य और कला का संरक्षण था। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने उसे अपना ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताजुल मासिर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हसन निजामी ने क्या लिखा? ताजुल मासिर लिखा। फ़क्र मुदब्बिर ने क्या लिखा दोस्तों? आदाब उल हर्ब या अल सुजाता नामक ग्रंथ की रचना की थी। कि कई बार जन्म आ चुका है कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों निर्माण कार्य शुरू करवाया, परंतु ये पूर्ण नहीं हुआ था, तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उब्बत उल इस्लाम। स्थापत्य कला। ऐबक ने राजधानी के रूप में दिल्ली नगर का भी विकास किया। उसने दिल्ली में अजमेर में 2 मस्जिदें बनवाई। दोस्तों ये जो मस्जिदें हैं आपके सामने, एक ये अजमेर की है,
और ये है दिल्ली की मस्जिद। अजमेर की मस्जिद। ठीक है। 1195 से 1199 ईस्वी के बीच दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरा के स्थान पर निर्मित है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर किया गया। दूसरा मस्जिद अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, जो अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण भी ऐबक ने करवाया था। उसने दिल्ली में 1199 में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, किंतु अकस्मात मृत्यु कारण उसे पूरा नहीं करवा सका, जिसे 1230-31 में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण से उत्तरी भारत में एक नई स्थापत्य शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐबक के पास समय का अभाव था। वह अपने जीवन में दिल्ली सल्तनत को पूर्ण स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका। उसके कार्य अधूरे रहे। इस कारण इसके पश्चात इल्तुतमिश को अधूरे कार्य करने का मौका मिल गया। ऐबक की मृत्यु के बाद अगला शासक आराम शाह हुआ। दोस्तों, अगला शासक कौन था? आराम शाह है, जो 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन करता है। आराम शाह है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के बाद दोस्तों, जब चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो दिल्ली के अमीरों ने, ठीक है, क्योंकि कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था, तो दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह को बादशाह बना दिया। ठीक है। तो मृत्यु के बाद एक बार पूर्ण उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि इस संबत ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। सैनिक वर्ग के हृदय को संतोष देने, साधारण जनता को शांत रखने व उपद्रव रोकने के लिए तुर्की अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। आराम शाह के कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंध के विषय में विद्वानों में मतभेद है कि भाई क्या संबंध था इनका। अबुल फजल का विचार है कि आराम शाह ऐबक का भ्राता था, बड़ा भाई। कुछ विद्वान उसे ऐबक का पुत्र मानते हैं, किंतु जुवैनी ने लिखा है कि ऐबक का कोई पुत्र ही नहीं था। मिनहाज के अनुसार ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थीं। आराम शाह एक कमजोर व अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, जबकि उस समय की कठिन परिस्थितियों में तुर्कों राज्य को एक योग्य और अनुभवी शासक की आवश्यकता थी।
आइए आगे बढ़ते हैं। अनेक योग्य तुर्क अमीरों ने उसके गद्दी पर बैठाए जाने का भारी विरोध किया तथा अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बंगाल अली मर्दान खां के अधीन स्वतंत्र हो गया। कुवाचा ने सिंध के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में दिल्ली के तुर्क अमीर सरदारों में प्रमुख अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को सुल्तान का पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, किसने स्वीकार किया था, किसने आमंत्रित किया था? अली इस्माइल ने। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था, ये इम्पोर्टेंट है, बदायूं का इक्तेदार था या सूबेदार था। उसने तत्काल निमंत्रण स्वीकार कर लिया, दिल्ली की ओर कूच किया। जद या जूद दिल्ली के निकट नामक स्थान पर इल्तुतमिश व आरामशाह के बीच मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश विजय हुआ और आरामशाह की हत्या कर दी गई। इस प्रकार आरामशाह का शासन केवल 8 माह में समाप्त हो गया। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और कैसा कंटेंट रहा हमारा, ठीक है। और कितनी दोस्तों देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी क्लास कोई पूरे यूट्यूब में नहीं पढ़ा सकता इतनी मेहनत से, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बोलने में भी। पूरी थ्योरी के हर एक शब्द को पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, ठीक है, ये मजाक बात नहीं है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 8218345167, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। UPHESC हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है वो केवल 3000 रुपये में है। इसमें GS प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री भी शामिल है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।